हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आज की ये लूसेंट जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन की, उसकी ये 25 वीडियो है, 25 नंबर की वीडियो है। इसके पहले 24 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिए और इसके चैनल इस सीरीज की प्लेलिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके सारी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर 1000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, काकरा पार परियोजना स्थित है। तो काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है नदी दिया है। तो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ताप्ती नदी पर काकरा पार परियोजना स्थित है। ये जो ताप्ती नदी है। अब देखिए काकरा पार परियोजना कहाँ पर है। काकरा पार परियोजना हमारा गुजरात में स्थित है। अब और भी ऑप्शन जो है इनको देख लें। जैसे उकाई परियोजना है, ये उकाई जो परियोजना है ये उकाई नदी पर ही स्थित है। तो उकाई नदी पर कौन सी परियोजना, उकाई परियोजना स्थित है। और नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, नर्मदा परियोजना ही स्थित है, नर्मदा नदी पर। अब रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है। रावी नदी पर दो परियोजना स्थित है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। एक है रंजीत सागर बांध परियोजना और दूसरा है थीन बांध परियोजना। दो परियोजनाएं रावी नदी पर स्थित है और इनको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जो उगते सूर्य की भूमि कहलाता है, वो है जापान। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जापान जो है ये उगते सूर्य की भूमि कहलाता है। अगर अब यहीं पर क्वेश्चन में जाता है कि डूबते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, तो डूबते सूर्य की भूमि ब्रिटेन को कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं कई सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि नार्वे को क्या बोलते हैं, मध्यरात्रि का देश। नार्वे को मध्यरात्रि का देश बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो हाथियों का जो देश है ये थाईलैंड को बोला जाता है। हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। और एक पूछता है काफ़ी का देश। काफ़ी का देश किसको कहते हैं। ब्राज़ील जो है ये काफ़ी उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी का देश बोलते हैं। और 7 पहाड़ियों का जो देश है ये रोम को बोलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पोप का नगर जो है ये भी रोम को बोलते हैं। और विश्व की जो छत है ये पामीर का पठार है। तो मैंने जितने भी सारे के पॉइंट्स को क्लियर किया है ये सारे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेट कार्य करता है। राकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो ये गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गति के तीसरे नियम पर। अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गति के तीसरा नियम क्या कहता है। गति का तीसरा नियम होता है क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर आप किसी पर क्रिया करेंगे तो वो भी आपको प्रतिक्रिया देगी। तो देखिए ये राकेट है, अगर यहाँ से गैस निकल रही है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। अब देखिए रॉकेट जब यहाँ पे क्रिया हो रही है, पीछे धक्का दे रहे तो ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये रॉकेट जो है गति के तीसरे नियम पर चलता है। अगर यहीं पर पूछ लेता किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये देखिए एक रेखा में काम कर रहा है, एक ही रेखा में काम कर रहा है। तो उसे रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। क्योंकि दो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि रॉकेट किस नियम पर काम करता है गति के, तो रॉकेट गति के तीसरे नियम पर काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को हम लोग किस के रूप में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि विश्व निर्धनता दिवस जो दिया है ऑप्शन में, विश्व निर्धनता दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। और विश्व स्वच्छ जल जल जो दिवस है ये मनाते हैं हम कब, 22 मार्च को विश्व स्वच्छ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस राज्य में टिन ऐश का प्रमुख भंडार है। तो जो टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसे जो दांत रोगी होते हैं उनके जो चिकित्सक करते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा लेंस लगा के देखते हैं? तो ये लगा के देखते हैं अवतल अवतल जो दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, इसको देखते हैं, अवतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब मैं तीन दर्पण होते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तीन दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। तो मैं सभी का उपयोग बता दूंगा। जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग करते हैं हम लोग सेविंग जो होता है और नेत्र में करते हैं, और खगोलिक दूरदर्शी दूरबीन में करते हैं, और जो सौ सौर भट्टी होती है उसमें भी ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटी चीज रहेगी वो बड़ा दिखाएगा, तो इसीलिए हम लोग देख लेते हैं। अब उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? उत्तल दर्पण जो वाहन में के साइड में दो शीशे लगे होते हैं उसमें से एक जो होता है वो उत्तल दर्पण लगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बड़ी सी वस्तु को छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का होता है। अब देखिए समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग जो हमारी सोलर कुकर होता है वो समतल दर्पण के ही प्रयोग करते हैं, और डीएसएलआर जो कैमरा होता है वो समतल दर्पण के ही वजह से उसका यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब जितना बड़ा रहेगा वैसे ही सेम आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जो दृष्टि दोष है ये मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? देखिए दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मायोपिया। इसमें क्या होता है, निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है। और इस रोग को ठीक करने में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? वो करते हैं अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक होती है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है लेकिन पास की हमें नहीं दिखाई। दूरदृष्टि दोष में हम लोग क्या, दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं। और हाइपर जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो निम्न में ऐसा कौन सा है कि जो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये ऑप्शन जो दिए हैं इन्हीं में से एक है। तो वो कौन सा है? तो ये मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मन्नार की जो खाड़ी है ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अब और भी जैसे देख लेते हैं, भीतरकनिका जो है, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में पड़ता है, और सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कौन सा प्रदूषण होता है? तो वो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके इसके बराबर सेल्सियस में देखिए ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस में किसके बराबर होता है? ये होता है 36.89 सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, और इसी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं क्योंकि ये लगभग में होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो जल से रोग होता है? तो ये होता है हैजा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हैजा जो है ये जल जनित रोग है, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुनैल सिनकोवा पादप के किस भाग में प्रयुक्त रूप से पाया जाता है? जो कुनैन होता है ये सिनकोना का जो एक पौधा होता है, कुनैन का जो तेल होता है ये सिनकोना के पौधे की छाल से पाया जाता है। और कुनैन का जो तेल होता है, कुनैल जो होता है ये मलेरिया की दवा बनाने के यूज इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का कर किसे संबोधित किया गया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स ये किसने बोला था? तो ये बोला था माउंट बेटन ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, माउंट बेटन ने
इसको बोला था। अब देखिए इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गांधी जी को और किस किस नाम से कौन कौन पुकारता था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महात्मा। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला था। और अधनगा फकीर, अधनगा फकीर किसने बोला था? ये विस्टर चर्चिल जो था ये अधनगा फकीर गांधी जी को बोलता था। और देशद्रोही फकीर ये भी विस्टर चर्चिल ने गांधी जी को बोला था। तो ये अन्य नाम है इन गांधी जी को, ये किसने किसने इनको दिया था। अब जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला महात्मा गांधी को? ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता गांधी जी को बोला था। और बापू, बापू भी सुभाष चंद्र बोस ने ही बोलते थे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ऐसा कब हुआ था कि जब राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ये कब सबसे पहले महिला को चुना था? तो ये किस अधिवेशन में महिला बनी थी? तो ये बनी थी, तो आप लोग ध्यान रखिए, ये जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 में। और कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो हुआ था इसमें एनी बेसेंट को सबसे पहली महिला चुना गया था कांग्रेस जो है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था सबसे पहले एनी बेसेंट को मतलब महिला बनाया था। लेकिन एनी बेसेंट जो थी विदेशी थी। अगर यहीं पर पूछ लेता कि भारतीय महिला कब बनाया गया था, तो ये 1925 जो कानपुर अधिवेशन होता है, तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन में भारतीय महिला को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब जैसे गया का जो अधिवेशन है ये सी आर दास के द्वारा किया गया और ये 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था, ये सी आर दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अब जो इलाहाबाद का लखनऊ अधिवेशन था 1921 में, यह भी सी आर दास के द्वारा होना था। लेकिन क्या होता, सी आर दास जेल में होते हैं, उसके बाद इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां एक कार्यवाहक के रूप में करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। और लखनऊ जो अधिवेशन होता है ये 1916 में होता है और ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसको किया जाता है। और इसी में क्या होता है कि नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं और यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो ऐसा कौन किसको दिया था? जो जहांगीर था इसने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ये विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। अब थोड़ा इसके बारे में टॉपिक्स देख लेते हैं, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हॉकिंस है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बहादुर जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम्स हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में जो गाय होती है इसको एक मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गाय को। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का जो 1857 संग्राम हुआ था, तो ये लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? 1857 का जो क्रांति हुई थी कहीं कहीं से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा है लखनऊ, लखनऊ से कर रहे थे हजरत महल। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हजरत महल जो है ये लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। अब देखिए नाना साहब जो थे ये कानपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे जो थे ये ग्वालियर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इनको देख ले। जैसे महादेव
महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है, जस्टिस रनाडे इनका उपनाम है। और यहाँ पे ज्योतिबा भाई फूले को हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा फूले उपनाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकमान्य तिलक बोलते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कौन है, बाल गंगाधर तिलक को बोला गया अंग्रेजों के द्वारा। और गांधी जी ने इन्हीं को बोला था आधुनिक भारत का जनक, गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं हुआ था। तो ऐसा कौन सा किला है जिसका निर्माण अकबर के टाइम में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 4 किले दिए गए हैं। तो ये दो, दिल्ली का लाल किला है, ये इसका निर्माण अकबर के द्वारा नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली का लाल किला जो बनवाया था ये शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किला को बनवाया गया था। और दिल्ली के लाल किला में जो लाल और सफ़ेद सफ़ेद जो पेंटिंग हुई है, इसका जो इसका जो श्रेय जाता है ये उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है इसका श्रेय। और ये 2007 में क्या होता है, इसको यूनेस्को की विश्व विश्व धरोहर इसको के रूप में नामित कर लिया जाता है। और ये उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ये जो ताजमहल है इसके भी मुख्य वास्तुकार के रूप में जानते हैं। और आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। और इलाहाबाद किले का जो उल्लेख मिलता है, ये अकबरनामा जो है उसमें इलाहाबाद किले का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामागाटा मारू क्या था। तो यहाँ पूछा है कामागाटा मारू क्या था। तो ये एक जहाज था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कामागाटा मारू एक जहाज था। अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट को हम देख लेते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदित्त सिंह ने खरीदा था। और जहाज में पंजाब से 376 लोग को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, ब्रिटिश का कोलंबिया कनाडा के क्षेत्र में रवाना हुए। लेकिन 23 मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज़ में 340 सिख और 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे। जहाज के कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा तो 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये इसके जहाज का था। और इसे इससे संबंधित एक ये क्वेश्चन जरूर बहुत ज़्यादा पूछता है, कामागाटा मारू क्या है, ये एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था ये सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन आया था, तो ये इसमें 3 सदस्य थे। तो एक थे, पहले कौन थे, पैथिक लॉरेंस, और दूसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे, ये आए थे मतलब अंग्रेजी सरकार के द्वारा वहां से भेजा था। इनका का उद्देश्य था क्या है, भारत के संविधान सभा का गठन करना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, मेन हेड थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा युग्म है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और खानवा का जो युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये 1529 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और चंदेरी का युद्ध 1530 बिल्कुल गलत है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1530 में क्या होता है कि बाबर मर जाता है। देखिए बाबर के द्वारा 4 लड़ाइयाँ जो है बहुत प्रमुख लड़ी गई हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो ये चार लड़ाई बाबर ने लड़ा। और उसके बाद 5वें साल बाबर मर गया। और बाबर क्या है, मुगल जो साम्राज्य है इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे कौन है कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात नहीं है। ये एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, टुगेला नहीं है, एंजिल जलप्रपात है। और एंजिल जलप्रपात जो है ये करौनी नदी पर है।
करोनी नदी पर, और एंजिल जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला जो देश है इसमें स्थित है। और एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरे नंबर पर टुगेला जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसको माना जाता है? ये जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर है कर्नाटक में, इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ऐसा कौन सा झील है जो विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? वो बैकाल झील है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील है ये साइबेरी जो रूस का साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ पे बैकाल झील पाया जाता है। ये सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील भी कहलाती है। अब देखिए ह्यूरॉन जो झील है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और विक्टोरिया जो झील है ये अफ्रीका में पड़ता है, और विनीपेग जो झील है ये कनाडा में पड़ता है। अब देखिए बैकाल झील को जो भारत में जो बुलर झील है इसको बैकाल झील का माना जाता है। तो भारत के जो बुलर झील है इसको बैकाल झील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को ऊपर पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो मंडल है वो कैसे कैसे है। इसके लिए हम एक इमेज के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहला जो मंडल हमारा कौन सा? श्रोम मंडल। उसके बाद कौन सा? समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। उसके बाद ताप मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल। अगर ये चीज आपको ध्यान रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले श्रोम मंडल। श्रोम मंडल दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ पर है? 3 नंबर पे, तो 2 3। उसके बाद क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल 4 पे है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद मतलब ताप मंडल, मतलब तापी मंडल, ये हो जाएगा 1 पे। तो 2 3 4 1 ये किस ऑप्शन मिल रहा है? 2 3 4 1। तो ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1। इस इमेज से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसीलिए मैंने इस इमेज को लाया था। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। जाते जाते आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो आप लोग बहुत कम देख रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो नहीं पसंद आ रही तो आप हमें कमेंट में कम से कम बता तो सकते हैं कि वीडियो में क्या कमी है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।